ये क्या है आशुतोष गोयल सर, 40 में फाइंड आउट एसएमजी नहीं है। Which of the following is not necessary information input for the material requirement planning? इनपुट की बात कर रहा है। अब वो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होते हैं, बट ये क्वेश्चन को डील करो। ये क्वेश्चन ईएस के पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन इन्हीं टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्या आंसर दिया जाएगा भाई इसका? मैं तो लोगों का आंसर सुनना चाहूंगा, क्या दिए हैं पहले। चलो काफी लोग सही दिए हैं आंसर, मुझे लग रहा है। चलो दो, अगर हम लोग बात करें मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल भी बिल्कुल सही है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ जॉब, ये तो हमारा लाइन बैलेंसिंग होगा, ये तो चीज नहीं होती है ना। इन्वेंट्री ऑन हैंड, दो अगर बात करें इन्वेंट्री ऑन हैंड तो मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि यार जो हमारे पास इन्वेंट्री फाइल की बात करते हैं तो इन्वेंट्री ऑन हैंड तो उसमें आता ही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही है। नॉट पूछा है ना? नहीं नहीं, सी नहीं, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, तो हमारे पास जो है गलत क्या है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। सो 42 द आंसर इज ऑप्शन सी। 42 ही है ना, सही चल रहा है सीक्वेंस, ठीक है। और काफी लोग सही भी दिए हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 43, क्वेश्चन नंबर 43। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट टू द डबल सैंपलिंग प्लान। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालिए पहली बार में। दो पूछा है कि द एवरेज नंबर ऑफ पीस इंस्पेक्टेड इज डबल ऑफ द सिंगल सैंपलिंग प्लान। क्या पूछा है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू द डबल सैंपलिंग प्लान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमसे पूछा गया है इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। ये तो पहला स्टेटमेंट डबल, तो ये तो बिल्कुल काट दो इसे। डबल नाम का कोई चीज होता नहीं, डबल का मतलब दो बार है, इसे थोड़ी नहीं होता है। एवरेज नंबर ऑफ पीस इंस्पेक्टेड इज लेस देन फॉर सिंगल सैंपलिंग प्लान। स्टेटमेंट नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेस लिखा हुआ है, देखो इस बार आ गया ना लेस। अभी जो वहां मोर लिखा था यहां क्या लिखा है? लेस। डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लॉट इज टेकन ओनली आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ बोथ सैंपल। ये भी स्टेटमेंट गलत है। मतलब डबल सैंपलिंग प्लान में हम डिसीजन हो सकता है पहले ही सैंपल में ले ले। Decision to accept or reject the lot is sometime after one first sample and sometime on the two sample. That is correct. So correct answer is 2 and 4, which is option B. Which is option B. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ऑप्शन बी। अब मैं आपका चेक करूं क्या दिए हैं भाई। अरे भाई एक पहला ही मेरे को सबसे पहले गलत आंसर दिखता है। चौधरी साहब, सुकेश चौधरी, प्रतीक श्रीवास्तव, एनएस पता नहीं नाम क्या है, लेकिन गलत दिए हैं भाई। मेजोरिटी ने सही दिया। संदीप कुमार मौर्य, ये भाई साहब कैसे कैसे लोग हैं यार। सी ऑप्शन क्या जरा दिखाओ तो। 1 and 4
पहला गलत है, डबल दैट ऑफ सिंगल। डबल का मतलब 2 सैंपल हो जाता है क्या, 2 टाइम्स हो जाता है। एक तो पहले ये वाला तो ऑप्शन मतलब जान मार लो भाई, ये जो ऑप्शन सी मतलब जिन्होंने पहला सिलेक्ट कर रखा है, मतलब चलो इधर थोड़ा सा सोचते तो मैं मानता पहला ऑप्शन कैसे सही है यार, लिखा है इंस्पेक्टेड इज डबल दैट ऑफ सिंगल सैंपलिंग प्लान। ब्लंडर है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन है, और पहला ही गलत कर दो तो आंसर मिल जाता थोड़ा सा। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पढ़ो यार, ऐसे मत करो। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following are needed as the input for data for material requirement planning? Weekly production schedule, bill of material, supplier lead time, market forecast. Select the correct answer using the code given below. अब थोड़ा सा इसमें देखो, अब ऑप्शन के हिसाब से चलना है और बताइए इसका आंसर क्या दिया जाएगा 44 का आंसर। अरे मेरे भाई अमन मौर्य यार, मतलब इतने लोग हैं, हम सबका आंसर कैसे देख लेंगे यार। दो इसमें क्या बोला गया 44 में, इसमें किसी ने ऑप्शन सी में लिखा है डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लॉट टेकन ओनली आफ्टर द फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ द बोथ सैंपल। देखो जब हम लोग डबल सैंपलिंग प्लान करते हैं ना, व्हेन वी गो फॉर द डबल सैंपलिंग प्लान द डिसीजन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन मे बी बेस्ड ऑन 2 सैंपल। मे भी लिखा है, हो सकता है पहले ही सैंपल डिसीजन कर लिया जाए, नहीं होता है कि पहला सैंपल निकाला और पहले सैंपल का जो डिफेक्ट है और पहले सैंपल के एक्सेप्टेंस नंबर छोटा है, वही पूरा लॉट एक्सेप्ट हो गया, जबकि कर रहे डबल सैंपलिंग प्लान, दूसरा सैंपल निकाले ही नहीं और हमने एक्सेप्ट कर लिया। इट इज पॉसिबल इन डबल सैंपलिंग प्लान ना, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एब्सोल्युटली गलत है। क्लियर है मिस्टर आशुतोष रावर? ठीक है भाई अमन यादव, अब ठीक है। वैसे आप ऑप्शन अच्छा देते हो अमन, ठीक है, और रेगुलर क्लास में भी हो आई थिंक। चलो 44 जल्दी दो आंसर। दो पूछा है ना कि नीडेड एज इनपुट फॉर द डेटा मटेरियल, मतलब मास्टर एमआरपी की बात कर रहा है, मास्टर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहा है, एमआरपी के इनपुट्स की बात कर रहा है। क्या क्या होना चाहिए भाई? दो सेकंड तो साफ साफ दिख रहा है ना, बिल ऑफ मटेरियल, वीकली प्रोडक्शन शेड्यूल जिसको बोलते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। मेरे ख्याल से देखो इन्होंने मोर देन 2 ऑप्शन तो करेक्ट लेना ही है। मार्केट फोरकास्ट, तो मार्केट की फोरकास्टिंग नहीं होती है, ये पुश सिस्टम होता है। एमआरपी इज अ पुश सिस्टम, तो यहां तो फोरकास्टिंग की तो बात ही नहीं करना है, मार्केट फोरकास्ट तो होगा ही नहीं। सप्लायर लीड टाइम को मैं कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है। वीकली प्रोडक्शन शेड्यूल भी ले सकते हैं, चलो पहला को ले लिया जाए, ठीक है। दूसरा ले लो, पहला दूसरा अगर लेते हैं तो आंसर में क्या है, पहला दूसरा, पहला दूसरा तो लेना ही है, तो ये चौथा वाला तो बिल्कुल गलत है जहां जहां है। 4 तो बिल्कुल है ही नहीं, मार्केट फोरकास्ट नाम की कोई चीज नहीं, 4 जहां जहां वहां गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि यहां फोरकास्टिंग नहीं होती है कि मार्केट का फोरकास्ट करेंगे तब डिसाइड करेंगे, ये पुश सिस्टम है, यहां प्रोडक्शन शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, कि मार्केट का फोरकास्टिंग कर लेंगे कि मुझे 20 ही बनाना है, पहले कहां पता रहता है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इसमें हमारा वीकली प्रोडक्शन शेड्यूल हो सकता है, जिसको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। वीकली, मंथली आप जो कर लीजिए, ईयरली कर लीजिए, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल हो सकता है, सप्लायर लीड टाइम भी आ सकता है इसमें, ठीक है। बार बार वेरी नाइस यार, काफी लोग सही आंसर दिए हैं, वेरी गुड। अमन यादव, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। इन्वेंट्री फाइल में आ सकता है बिल्कुल, सप्लायर लीड टाइम है ना, नेटिंग ऑफसेटिंग में आ सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, देख के आंसर बताओ फटाक से। 45 इसका आंसर मैंने लिखा ना,
आंसर क्या है भाई इसका? आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45। दो यार मयंक कुमार ये जो बोल रहे हैं ना निटिंग में सर, इसमें फोरकास्ट नहीं आता। फोरकास्टिंग का मतलब जैसे समझो क्या होता है, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड फॉर फोरकास्टिंग। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है, तो लोग देख के बताते हैं कि कल बारिश होगा कि नहीं, वो वेदर फोरकास्टिंग है। ऐसे ही जैसे मान लो प्रोडक्शन सेक्टर में बात करते हैं, फोरकास्टिंग क्या होती है कि जैसे मान लो कि मेरे पास प्रीवियस ईयर का डेटा है या कोई और प्रीवियस ईयर का डेटा है, उसके हिसाब से लगाते हैं कि यार इस साल मेरा मार्केट में कार कितना बिक सकता है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि जगवार ने अपनी फोरकास्टिंग कराई कि पिछली साल कितना बिका, उसके पिछली साल कितना बिका, उसके पिछली साल कितना बिका, उसके पास डेटा है, और उसी के बेसिस पे हमने फ्यूचर का फोरकास्ट किया कि इस साल कितना बिक सकता है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन यहां जब एमआरपी की बात करते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, तो यहां पे फोरकास्टिंग की बात की ही नहीं जाती है, कहीं पर भी फोरकास्टिंग का नाम नहीं आता है। क्लियर बात? चलो इसका आंसर जल्दी से। 45 आंसर फॉर 45। सॉरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? देखो हमारे पास पूछा गया है क्या, ईओ क्यू। ईओ क्यू हम लगाते हैं, ईओ क्यू। ईओ क्यू का आंसर क्या हो जाएगा? पहले फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 टाइम्स डी सी नॉट बाई सी एच। डी का वैल्यू क्या होता है भाई? एनुअल डिमांड। बताओ एनुअल डिमांड। चलो एनुअली कैलकुलेट करो तो एनुअल डिमांड निकालो। एनुअल डिमांड क्या दिया है? द वीकली सेल फॉर एन आइटम इज ए यूनिट। वीकली सेल दिया है, अब ईयर में 52 आइटम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये ए इंटू 52, मतलब हमारे पास ये हो जाएगा कितना, 52A। चलो ठीक है। व्हाट इज ऑर्डरिंग का? द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ बी। बी हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? सी नॉट। सी नॉट हो गया हमारे पास कितना, बी। ऑर्डरिंग कॉस्ट का होल्डिंग कॉस्ट चाहिए भी हमको, सी एच चाहिए। सी एच का वैल्यू कैसे निकलेगा? सी एच, सी एच क्या है देखो, होल्डिंग कॉस्ट। द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ इज 12 इज रुपीज सी। अच्छा पर मंथ दिया हुआ है, ये पर मंथ दिया हुआ है, तो इसको ईयरली कर लो। सी नॉट कितना हो जाएगा? इट इज 12 इंटू सी, 12 इंटू सी। तो हमारे पास आ जाएगा देखो ईओ क्यू, निकाल लो, यूज द फार्मूला एंड गेट द आंसर। हमारे पास ईओ क्यू हो जाएगा कितना, देखो ईओ क्यू, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स डी का वैल्यू इंटू 52 टाइम्स 52A ऑर्डरिंग कॉस्ट बी डिवाइड बाई 12C। बस ये आंसर है। कितना आ जाएगा भाई ये? टू से कितना हो जाएगा? 6 है ना, और ये हो जाएगा कितना,
15 देखो 6, अच्छा अंडर रूट के अंदर ही चाहिए हमको वैल्यू ना, तो 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 8.7, इट इज 8.7 ए बी बाई सी विच इज ऑप्शन बी। चेक कर लो, लगभग 8.7 आ रहा है क्या ये, ठीक है 8.7 ए बी डिवाइड बाई क्या आ गया सी, ऑप्शन बी। देख लो भाई ऑप्शन बी है क्या, बाकी लोग चेक करो, थोड़ा लैंग्वेज का खेल था, आई थिंक ऑप्शन बी। चेक करो बाकी लोग क्या दिए, जरा देखा जाए आंसर क्या दिए भाई। हाँ बहुत बढ़िया, जितना मैं देख पा रहा हूं लगभग सभी लोग सही दिए आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दो हमेशा इन तीनों का यूनिट ध्यान रखना, डी का यूनिट एनुअल होना चाहिए, तो होल्डिंग कॉस्ट शुड बी आल्सो एनुअल, और जो सी नॉट है इट शुड बी पर ऑर्डर। क्लियर है, चलिए मेजोरिटी ऑफ देम गिवन द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी देखो क्या है कि अब थोड़ी सी 2-4 मिनट के लिए एक बात, पॉइंट ये है कि यार आपका जो अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे, अभी कुछ और क्वेश्चन करना हमें, पर उसके पहले थोड़ी सी कुछ बात करनी है कि यार आपका जो अगला आने वाला जो शेड्यूल है उसके लिए आपकी जो यूपीपीएससी की जो बैच देख रही है आपकी लामिया मैडम आपसे मिलने आई हुई हैं, तो थोड़ा उनसे आप बात कर लीजिए, वो आपको शेड्यूल बताएंगी कैसे कैसे सिलेबस कवर होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या प्लानिंग है उनकी। आ जाओ मैम। ओके थैंक यू सर, थोड़ा माइक मिल जाएगा। हाँ हाँ अरे मैम। सर ओके ऑल राइट, अभी आ रही है आवाज, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सो मैं यही बोल रही थी कि होपफुली आप सभी लोगों की प्रिपरेशन यूपीपीएससी एई के लिए अच्छी चल रही होगी, एंड कल ही आपको पता चला होगा कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, और एग्ज़ाम डेट है आपकी 20 अप्रैल, ठीक है। तो आपके पास फेब्रवरी है, मार्च है, एंड 20 डेज आपके अप्रैल में बचे हैं। सिलेबस को भी आप अच्छे से जानते हो, 22 सब्जेक्ट्स आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के हैं, देन हिस्ट्री है, पॉलिटी आपसे पूछी जा रही है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, करंट अफेयर्स है, एक वास्ट सिलेबस आपसे पूछा जा रहा है। और हम पहले से प्रिपेयर्ड भी हैं, हमने पहले से सोच के रखा था कि अगर अर्ली डेट आएगी तो क्या प्लानिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, और अगर हमें टाइम मिलेगा तो किस तरीके से हम पूरे बैच को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी प्लानिंग ये है कि आपके जो क्लास का ड्यूरेशन है उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो आपका एक क्लास तो 5 to 9 PM चल रहा है, वो एज इट इज चलता रहेगा। एक सब्जेक्ट आपका मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया जाएगा, मॉर्निंग 8 AM पर, ठीक है। तो आपके 2 सब्जेक्ट पैरेलली चलेंगे, मॉर्निंग 8 AM पर एक क्लास होगी, और एक आपकी जो इवनिंग में 5 to 9 चल रही है वो एज इट इज चलती रहेगी, ताकि आप पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाए, और बीच में जो टाइम होगा वो आप रिवीजन में और बाकी सारे काम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो हमारे गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं, जिनकी क्लासेस मॉर्निंग में चल रही है। तो आप भी देखो परेशान ना हो, और सर ने भी आई थिंक आपको पहले समझाया था क्लास में कि सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल है, और गेट 2026 EAC 2026 में अभी काफ़ी टाइम भी है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 ऑप्शन है, या तो आप मॉर्निंग वाला जो सेशन होगा उसको आप रिकॉर्डेड देखो,
और सेंटर पर जाके आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखो, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन हम आपको अपने एंड से दे रहे हैं कि आप यहाँ पर यूपीपीएससी एई पर फोकस करो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ्स हैं, सारी चीज़ें पकड़ने चलोगे तो सब कुछ मिस हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप अभी क्लासेस वहाँ की रोक सकते हो, और जैसे ही आपका अप्रैल में जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम आपका बैच चेंज कर देंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक फ्रेश बैच में आप वापस से चले जाओगे, और जितने भी सब्जेक्ट आपके मिस होंगे फेब में, मार्च में और अप्रैल में, वो सारे सब्जेक्ट आपको वापस से करा दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो बाकी सर आपका सजेशन जो भी हो स्टूडेंट्स को आप भी बता दीजिएगा। ओके, जितने भी, हाँ देखिए, जितने भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं आप मॉर्निंग वाला लेक्चर रिकॉर्डेड देख सकते हैं और आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं। इवनिंग वाला हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो आपका 5 to 9 चल रहा है, एज इट इज़ चलता रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों को डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट ट्राई टू एडजस्ट। कुछ ऐसे हैं जो दूसरे बैचेस में इनरोल्ड हैं, उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और जो वर्किंग है डेफिनेटली उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस सिलेबस। हाँ, मॉर्निंग 8 से 12 चलेगा और इवनिंग में 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका चलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करके चलिए अपनी, एंड डोंट वरी, सिलेबस आपका टाइम पर ही कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट ये है कि यार नो डाउट, जैसे मैंने बोला था ना कि थोड़ी देर चैट पैड पे मत लिखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, सीधी सीधी बात ये है ना कि यार कि थोड़ी सी टाइम का फैक्टर तो है ही हमारे पास। फरवरी से स्टार्ट होगा नेक्स्ट सब्जेक्ट ना, नहीं दो, पहले एक बात समझ जाओ। दो नो डाउट कि आपको पता है कि यार जो मैम आपको बताई है वो हम आपको थोड़ी सी कंक्लूड करते हैं। सबको पता है कि 20 अप्रैल को आपका एग्जाम है, ये बात डेट आ चुका है ना। एंड जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा है कि जितने सब्जेक्ट हैं अगर उसको 4 घंटे से चलाया गया तो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, ये बात दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा ये, है ना। या तो सब्जेक्ट को थोड़ा कट शॉर्ट किया जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक तरीका ये हुआ कि यार ड्यूरेशन बढ़ाई जाए। अब ड्यूरेशन बढ़ाने के 2 तरीके थे कि यार अगर क्लास 2 बजे से लगा दिया जाए या 3 बजे से लगा दिया जाए, जो 4 घंटे क्लास है उसको 8 घंटे कर दिया जाए, तो वो यार लगातार 8 घंटे पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत है ना। और हम मान के चलते हैं कि यार इसलिए प्लानिंग जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आपकी मॉर्निंग क्लास 8 से 12 एक सब्जेक्ट लगाई जाए, 1 सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट जो है कि पैरेलली 2 सब्जेक्ट चलेंगे, एक 8 से 12 में और दूसरा चलेगा 5 से 9 में। अब देखो नो डाउट कि दोज हु आर वर्किंग, जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत तो है, मैं ये बात को एग्री करता हूं कि यार आपके लिए दो इसको तो आप लाइव कर पा रहे हो, इसके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। 8 से 12 में आप लाइव नहीं कर पाओगे, तो इसको थोड़ा रिकॉर्डेड मचाओ, लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। वर्किंग के साथ अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये बात सब पता है कि यार 5 से 9 में सिलेबस तो नहीं खत्म होने वाला है। कि जैसा मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि यार आपकी टाइमली सिलेबस खत्म कराना है, तो ये प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने प्लान किया है कि 2 सब्जेक्ट पैरेलल चलाया जाए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, है ना। तो वो बेस्ट तरीका था, मुझे जो समझ में आया है, जो मैम आपको बता गई है, उनका प्लानिंग ये है। दूसरा अनाउंसमेंट के हिसाब से कि ये जो 2 पैरेलल सब्जेक्ट शुरू होंगे वो शुरू होगा 8 और 4 फेब से। अभी कल से टुमारो जो आपका शेड्यूल है, टुमारो जो कल का शेड्यूल है वो है 5 to 9 ओनली, और सब्जेक्ट आई थिंक इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला शायद कोई पार्ट शुरू हो रहा है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली पार्ट शुरू हो रही है ना। और 4 तारीख से पैरेलली आपके 2 सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे। मैम सब्जेक्ट ही शुरू हो रहा है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग। और कोशिश यही रहेगी कि मॉर्निंग में जीएस, दो मैम का कहना है कि उनका कोशिश ये है कि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाली टॉपिक है उसको मोस्टली मैम प्लानिंग कर रहे हैं कि मॉर्निंग में रखने के लिए, ठीक है। यहाँ जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला चल रहा है 5 से 9 में, उसको कैरी रखते हैं, और इधर मॉर्निंग में ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी वाला जो पार्ट है वो शुरू हो जाएगा। और ये अच्छी तरीका है। इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि थोड़ी सी आपको डेटा है, तो इसमें क्लास अगर आपको आके दोबारा पढ़ो, इसमें कोई बहुत मतलब इसमें क्या है, डेटा होते हैं ना। जैसे मान लो हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो डेट ईयर इनकी बात आती है, तो आप ठीक है
मैम का जो प्लानिंग है या मैनेजमेंट का जो भी प्लानिंग है, आई थिंक इट इज एक्सीलेंट प्लानिंग है कि मॉर्निंग में वो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी वाला पार्ट अभी चला दे और 5 से 9 में जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो चल रहा है। तो ये जो प्लानिंग है सुबह शाम वाला, ये प्लानिंग शुरू होगी 4 फरवरी से। उसके पहले अभी आपका आज हमारा सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, कल से जो सब्जेक्ट शुरू होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ चलेगा अभी 5 से 9 इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट खत्म होने का छोटा सा टॉपिक है, जैसे ये खत्म होगा तुरंत शुरू हो जाएगा 2 सब्जेक्ट पैरेलली 4 ऑफ फेब से, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। और इसकी अनाउंसमेंट दे दी जाएगी कौन कौन सा सब्जेक्ट यहां पे शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी की प्लानिंग जो ये है कि कल आपकी जो क्लास है, अच्छा दूसरा जो मैम ने बताया था, अच्छा कल मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए थे। अभी तो मुझे पता है कि जो सिविल के हमारे बच्चे थे, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जिनसे मैं अभी जिनको मैं मैथ्स पढ़ा के आया हूँ ऑफलाइन बैच में, तो आपके लिए सजेशन है। और मैंने पहले भी बताया था कि, और ये मैंने ही कराया है, मतलब मैंने बात करके मैनेजमेंट से बोला था कि एक काम कर ले जाओ, जो लोग करंट स्टूडेंट है मेडीजी के, जो लोग करंट स्टूडेंट है मेडीजी के, मतलब जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मेडीजी पढ़ चुके उनकी बात नहीं कर रहे, जो लोग करंट स्टूडेंट है उनकी बात कर रहे हैं, तो वो आप क्या करो, समय बहुत कम है, मतलब ब्लाइंडली जो आप सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, जैसे आपने मैथ्स पढ़ लिया होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया था मेरे ख्याल से, उसका तीसरा सब्जेक्ट क्या चला था वो नहीं पता है मेरे को, उसके पहले वहां तक छोड़ दो, कंप्लीट बंद करो और उसके बाद अब लग जाओ यूपीपीएससी में। उसके बाद आपको समय मिलेगा तो आप उस हिसाब से बैच ज्वाइन कर लेना, मतलब बैच आपका चेंज कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, सब्जेक्ट आप ऑफलाइन में ही पढ़ोगे, आपको कोई जरूरत नहीं ऑनलाइन में पढ़ने की। फिलहाल अभी फोकस कर लो यूपीपीएससी का, और ये अच्छा सजेशन आपको दिया गया है। दोज हु आर रनिंग विद द ऑफलाइन क्लासेस जो इस समय पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन मिला है कि नहीं? क्लियर टू ऑल? अब थोड़ी सी मैं आपकी डाउट ले लेता हूं, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, किसी का कहना है कि सर मॉर्निंग में 7 से 11, चलो मैं इस बारे में बात करूंगा कि क्या 7 से 11 में पॉसिबिलिटी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या 7 से 11 में यार मैनेजमेंट साइड से भी दिक्कत है, टीचर साइड से भी दिक्कत है कि वो 7 से 11 में आ नहीं पाएंगे, और बच्चों के लिए भी कंसर्न है यार, बहुत मॉर्निंग हो जा रहा है ये, तो आई थिंक इट इज गुड टाइम, ठीक है। इंसान के हौसले से बड़ा कुछ नहीं होता, चलो ठीक है। तो मैं ये बात आपको मैं मैनेजमेंट को आज ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि पूरी जितनी भी क्लास चलेगी उसकी पीडीएफ प्रॉपर तरीके से व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मिलेगी, ताकि आप उसका जिरोक्स करा सको, मतलब प्रिंट आउट करा सको। चलो मैं ये बात मैनेजमेंट को बिल्कुल आज मैं अभी बोल दूंगा लामिया मैडम से, तो वो सीरियस नोट पे इस बात में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो यार, आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, आई थिंक इट इज द बेस्ट शेड्यूल है। अच्छा, जो लोग देखो यार, जो लोग गेट एग्जाम दे रहे हैं, मतलब उनके लिए बता दूं कि देखो मैकेनिकल वालों का तो अभी 2 तारीख खत्म हो जाएगा सारी ब्रांच का, सिविल का बच रहा है, सिविल का वो सेकेंड थर्ड वीक ऑफ फरवरी में है, तब तक आप अगर मैनेज कर सको तो कर लो, वरना यार गेट अफेक्ट मत करो। जो लोग साल भर तैयारी किए गेट एग्जाम के लिए, नौकरी वहां से भी मिलनी है, नौकरी यहां से भी मिलनी है, अगर आपने सिंसियरली तैयारी किया हुआ है तो गेट एग्जाम को अफेक्ट मत होने दो, गेट एग्जाम सिंसियरली दे दो, उसके बाद जान दिन रात लगा देना, जो छूटा हुआ पार्ट है उसको कवर कर ले जाना, ठीक है। तो देखो, जो मुझे बताना था वो हमने आपको बता दिया यार, लामिया मैडम ने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी आपका अगर कोई कंसर्न होता है तो आई थिंक यू टू टॉक टू द मैनेजमेंट। बाकी आई थिंक यार जो मैनेजर ने बेस्ट आपके लिए सोचा हुआ है वो यही है, ठीक है। चलो हम लोग थोड़ी सी कैरी कर लेते हैं यार, अभी हमें कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो चलो हम लोग अभी बात किए हुए थे कहां तक भाई, क्वेश्चन नंबर 45 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोग बात कर चुके थे। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 46। चलिए जल्दी से इसका आंसर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 46।
चलिए ठीक है यार, दो मैंने पीडीएफ के लिए भी बोलने गया था, ठीक है, मैंने बात कर ली पीडीएफ के लिए। जॉब से लीव ले लूंगी, ठीक है यार। अब मतलब जो बताना था वो हमने बता दिया, ठीक है। चलो जल्दी से इसका आंसर 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 फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर जल्दी बताइए। 46 का आंसर दो पूछा गया है ना कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज दिस इज सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट दिया हुआ है, द सोल्यूशन टू द एबव एलपीपी इज अनबाउंड, इनफिजिबल, डीजनरेट। दो समझो क्या है इसमें। अगर इसका हम लोग बात करते हैं, दो कल की क्लास में हम लोग एलपीपी के बारे में बात किए थे। अगर इनका ग्राफ प्लॉट करते एक साथ हो, अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते तो ग्राफ प्लॉट कर लो क्या है। मान लो एक एक्सिस पे x1 ले लेते हैं, इस पर हमने लिया x1 और इस पर हमने ले लिया x2, ठीक है। अच्छा, एक दिया 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6। x2 का वैल्यू 0 करो, x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, और x1 0 करोगे, x2 0 करोगे तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, है ना। 3 और 6 ऐसे है। चलो ठीक है। दूसरा है x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलो ठीक है, ध्यान से अगर इसका ग्राफ बनाओ, देखो अगर x2 का वैल्यू 0 करोगे, अगर x2 का वैल्यू आप 0 कर दो तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। x1 का वैल्यू क्या आ गया 3। और जब x1 का वैल्यू 0 करोगे तो x2 का वैल्यू क्या आ गया -3। -3 मतलब ऐसे कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये ग्राफ मतलब ऐसे, दूसरा ग्राफ प्लॉट कर दे तो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है ना, ऐसा ग्राफ आ रहा है। देखो ऐसा ग्राफ आ रहा है, सही बता रहे हैं, देख लो ध्यान से। ये हमारा क्या है, ये हमारा है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। इसकी बात कर रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 3। और है x1 x2 का वैल्यू पॉजिटिव, तो ये x एक्सिस से ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर। अब जरा चेक करके बताओ इसका ऑप्टिमम फिजिबल रीजन आप क्या दे रहे हैं और इसका क्या आंसर दे रहे हैं, क्या ग्राफ बना रहे हैं, क्या इसका आंसर दे रहे हैं। हाँ, चलिए देखो क्या है।
देखो इसमें अगर हम लोग बात करें एक पॉइंट का, थोड़ा हमने बात कर रहे थे मैनेजमेंट से, देखो एक पॉइंट क्या इसमें है, देखो इसमें अगर हम लोग बात करें, ये तो है वो बता रहा है कि x1 प्लस x2 का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 6 है। तो अगर इसमें 0 0 वैल्यू डालो तो ये हमारा बता रहा है इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, है ना, सही है, देखो इस लाइन के इधर। और ये कह रहा है अगर इसकी बात करते देखो तो यहां पर अगर 0 0 रखोगे तो ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब जीरो ये आ जाएगा इस लाइन के इस साइड, इस लाइन के इस साइड, ठीक है, इस लाइन के इधर है और इस लाइन के इधर है। दूसरा हमारे पास क्या, x1 का वैल्यू पॉजिटिव है, x2 का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे। तो यहां पे अगर बात करें इस लाइन के इधर, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर और इसके नीचे, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आएगा सिर्फ और सिर्फ जो कि कॉमन पॉइंट है, सिर्फ यही एक पॉइंट आएगा जो सेटिस्फाई कर रहा है। दो इस लाइन के इधर, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर और इसके इधर, तो यही एक पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 3,0, 3,0, सही है। तो अब देखो अगर इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो इनफिजिबल बोलना तो ठीक नहीं है, अनबाउंड भी नहीं बोलेंगे, है ना, डीजनरेट भी नहीं बोलेंगे। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं कि इसका आंसर जो है ऑप्टिमल आ सकता है, एंड दैट विल बी आंसर ऑप्शन ए, ऑप्टिमम आंसर है इसका, ठीक है, यही इसका आंसर है इसी पॉइंट पे, ठीक है। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस द क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। क्लियर है भाई, ठीक है, काफी लोग सही आंसर दिए हैं। अनबाउंड नहीं भाई, दो ग्राफ कैसे बनाए हैं यार, देखो कैसे ग्राफ बनाने का, जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं एक बार कल भी बताया था, लेकिन फिर से सुन लो। जैसे मान लो पहला ग्राफ बनाना है तो पहले क्या करो, x2 का वैल्यू 0 कर दो, x2 का वैल्यू 0 करो, x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, यहां से शुरू हुआ। फिर क्या करो, x1 का वैल्यू 0 करो, x2 का वैल्यू 6 आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,6 और ये हो गया 3,0, और यहां से मैंने एक लाइन प्लॉट कर दिया। इसको जब प्लॉट करना था फिर से वही काम किया, x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 0 करो तो x1 का वैल्यू कितना आ गया 3, x1 का वैल्यू 3, और जब x1 का वैल्यू 0 करोगे तो x2 का वैल्यू क्या आ गया -3, 0,-3। तो इनसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर फिजिबिलिटी चेक करना है कि लाइन के इधर होगा इधर होगा, तो 0 0 पॉइंट को रख को चेक करते हैं। कल की क्लास में बताया था कि अगर 0 0 सेटिस्फाई करो। अब देखो अगर इसमें रखोगे 0 -0 तो 0 आएगा, और 0 का वैल्यू 3 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि वो अपोजिट होगा ओरिजिन के, ओरिजिन इधर है, इसके अपोजिट इधर ले लिए, और ये वाला इक्वेशन इसको सपोर्ट कर रहा है इसलिए ओरिजिन की तरफ ले लिए, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में, इसलिए कॉमन पॉइंट सिर्फ ये आया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज कॉल्ड ऑप्टिमल। द आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा स्पीड अप रखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47 जल्दी से निकालिए इसका आंसर। डीजनरेसी इस केस में नहीं आती। डीजनरेसी का मतलब है कि नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो, नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो तो डीजनरेसी आता है। ऑप्टिमल का मतलब है कोई एक पॉइंट मिल गया सीधा सीधा। बाउंड कहां से हो रहा है देखो, सर सेकेंड इक्वेशन में 2 - 2 लीजिए तो पॉइंट नहीं एरिया मिलेगा। भाई क्या 2, वरुण क्या बात कर रहे हो, 2 - 2 का मतलब सेकेंड इक्वेशन में 2 - 2 लोगे तो क्या मिलेगा, 2 - 2 का मतलब हो गया 0.2, 2 - 2 वैल्यू 0 आएगा, तो मतलब x1 का वैल्यू 2 ले रहे हो, x2 का वैल्यू 2 ले रहे हो ना, x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 2 किधर आएगा, इधर आएगा, वो सेटिस्फाई कहां कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या ओरिजिन पता होता है कहां है, उससे चेक कर लेते हैं कि फिजिबल रीजन किस साइड होगा। सर मैक्सिमाइज वैल्यू तो कहीं और पर भी हो सकती है भाई, कंस्ट्रेंट के जो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है उस कंस्ट्रेंट के अंदर मैक्सिमाइज करना होता है ना मिस्टर मैंक। ऑप्टिमम का मतलब है कि उसी पॉइंट पर हमारे पास एक वैल्यू मिला है ना, दो क्या है। इनफिजिबल का मतलब है कि उसका आंसर ही नहीं है। डीजनरेसी का मतलब है कि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो, है ना। अनबाउंड तो है नहीं, मतलब जैसे अनबाउंड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो फिजिबल रीजन ऐसे आ जाए, मान लो एक लाइन ऐसे है और एक दूसरा लाइन ऐसे है और फिजिबल रीजन कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड। ऐसे बाउंडेड का मतलब है कि सारे साइड से क्लोज हो।
तो इनफिजिबल भी नहीं है, अनबाउंडेड भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है ना, डीजेनरेसी है नहीं, इसलिए आंसर क्या दिया जाएगा? ऑप्टिमल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, वाई नॉट ऑप्शन सी? ऑप्शन सी मतलब अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है, बाउंडेड ही नहीं तो पहले अनबाउंडेड, एक पॉइंट है ना सिर्फ हमारे पास आया भाई, पॉइंट अगर आता है तो बाउंडेड अनबाउंडेड की बात ही नहीं करेंगे ना। बताया ना अनबाउंडेड क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 जल्दी से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 47 जल्दी से आंसर दो भाई। 47 का लिखा है द इन्वेंट्री कंट्रोल थियरी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज, क्या है भाई? एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री, गलत। ऑप्टिमम लॉट साइज, बिल्कुल सही है। ये वो क्वांटिटी होता है जहां पर हमारा टीआईसी का वैल्यू क्या होता है? मिनिमम। इट इज ऑप्टिमम क्वालिटी लेवल इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, विच इज ऑप्शन बी। 47 द आंसर इज ऑप्शन बी। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बाकी सब। क्या लिखा है? लॉट साइज करस्पॉन्डेंट टू ब्रेक इवन एनालिसिस कैपेसिटी ऑफ वेयर हाउस, बिल्कुल गलत। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्टिमम लॉट साइज होता है। ये वो क्वांटिटी होता है, ये वो क्वांटिटी होता है, क्यू स्टार ये वो क्वांटिटी है जो कि ऑप्टिमम क्वांटिटी लेवल है, ऑप्टिमम क्वांटिटी लेवल। ठीक है, विजय कुमार तो क्या दिक्कत है भाई, उससे सही हो। तुम यार वरुण भाई तुम कंफ्यूज हो रहे हो यार, जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हो। देखो क्या है, इनका कहना है x1 का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, x2 का वैल्यू मैंने ले लिया -2 ले लिया भाई। x1 का वैल्यू 2 का मतलब यहां हुआ। अब तुम मुझे बता दो कि ये पॉइंट है कहां पे, 2 - 2 कहां पे है, यहां पर है या इधर है? नहीं पता ना आपको, इसीलिए बोलते हैं हमेशा ओरिजिन चेक करो। अब मैं बोला कि मान लो 2 - 2 पॉइंट इधर है, तो 2 - 2 रखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? अब हो सकता है कि 2 - 2 पॉइंट इधर कहीं आए, आपको नहीं पता ना कि उस इस लाइन के इधर है कि इधर है, ये बता रहे हैं आपको। और वो हो सकता है 2 - 2 रखोगे वो इस साइड आने लगेगा, इसीलिए उस पॉइंट को रखो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। जैसे क्या हमारे पास पता होता है? ओरिजिन पता है एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 निकालिए 48 का आंसर जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 48। अब ठीक है मिस्टर वरुण, समझे कि नहीं मिस्टर वरुण? इसलिए हमेशा वो पॉइंट लिया जाता है ना कि जिससे हमें पता चल जाए कि वो पॉइंट लाइन के इस साइड है कि उस साइड है, तो हमें इजीली जज करना आसान हो जाएगा। जल्दी से निकालो इसका आंसर। और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं, वैसे जल्दी से इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 48, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 48 क्या दे रहे हैं? इसीलिए तो मैं भाई कमाल आदमी हो यार, मतलब एक कहाँ गए? अगर इसका आंसर गलत आया होगा ना तो भाई साहब ठीक नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी लोग सही दिए आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दो एक क्वेश्चन हमने कराया था, क्या क्वेश्चन कराया था भाई? कि अगर प्रोसेस का मीन, प्रोसेस मीन है ना, प्रोसेस मीन अगर इधर होगा तो उसका सीपीके का वैल्यू क्या आता है? याद करिए,
एक क्वेश्चन हमने कराया होगा, इसका आंसर यहां से देना बहुत आसान है, प्रोसेस कैपेबिलिटी। और हाँ, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नहीं है क्या यार, हाँ ये है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, तुरंत आंसर बताएगा ये। क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन द प्रोसेस मीन इज आउटसाइड द स्पेसिफिकेशन लिमिट देन द वैल्यू ऑफ सीपीके। अगर प्रोसेस का मीन जो है, प्रोसेस का मीन म्यू अगर अपर स्पेसिफिक लिमिट के राइट हैंड साइड में है तो सीपीके का वैल्यू क्या आया है, निगेटिव। और अगर ये मीन एग्जैक्टली इस लाइन पे हो जाएगा तो सीपीके का वैल्यू क्या आएगा, 0, क्योंकि ये डिफरेंस क्या होने लगेगा फिर, 0। तो ध्यान से, अगर बाहर है तो निगेटिव और एग्जैक्टली अगर लाइन पे है तो वैल्यू क्या आएगा, 0। अब देखो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने आंसर गलत दिया है, आपको दुख होना चाहिए कि आपने गलत दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में मतलब क्लास में कराया गया है। क्लियर है? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, आउटसाइड द मीन, आउटसाइड द स्पेसिफिक लिमिट, सीपीके लेस देन 0, है ना, एट द upper specific limit or lower specific limit, CPK will be equal to 0. Clear है? So the correct answer for this question is answer option D, which is 0. Question number 49, जल्दी से इसका आंसर बताइए, ये तो फार्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 49, फटाक से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा भाई, सीआर पूछा है, प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशियो, याद करिए, इट इज 6 सिग्मा डिवाइड बाई अपर स्पेसिफिक लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिक लिमिट। बेसिकली सीआर जो है वो क्या होता है, प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशियो इज 1 सीपी, सीपी का जस्ट उल्टा है ना, ध्यान रखिएगा, कैपेबिलिटी रेशियो की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा भाई ये, इट इज 6 सिग्मा डिवाइड बाई अपर स्पेसिफिक लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिक लिमिट। क्या है आंसर इसका, जल्दी से बताओ। 49 का करेक्ट आंसर क्या दे रहे हैं, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है, इट इज 6 सिग्मा अपर स्पेसिफिक लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिक लिमिट। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, देख लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, चलो हाफ सेंचुरी पे पहुंच गए भाई। क्वेश्चन नंबर 50, जल्दी से इसका आंसर बताइए। पूछा है सीपीके इज गिवन एट, सीपीके का फार्मूला ही पूछ दिया गया है, जल्दी से आंसर बताओ। सीपीके का फार्मूला क्या होता है भाई, यूएसएल माइनस म्यू डिवाइड बाय 3 सिग्मा। जल्दी से इसका आंसर बताओ, फटाफट फटाफट, क्या दिख रहा है आंसर, बहुत बढ़िया यार, सीपीके का फार्मूला हमने पूछा है। इट इज मीन, यहां पे फार्मूले में ये वाला पार्ट बिल्कुल सही लिखा है, बट यहां मैक्स लिखा है इसलिए गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। काफी लोग सही आंसर, एंड वेरी नाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सीपीके का फार्मूला ही तो है। देयर इज वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देयर इज वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बता दो भाई।
कैपेबिलिटी रेशियो पूछा गया नहीं, देख लो क्या, हाँ द कैपेबिलिटी रेशियो, याद से ध्यान से, कैपेबिलिटी रेशियो पूछा गया है आपसे, निकालो। सीआर का वैल्यू पूछा गया है आपसे, निकालो जल्दी से। सीआर क्या होता है, 6 सिग्मा डिवाइड बाई अपर स्पेसिफिक लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिक लिमिट, यूज द फार्मूला एंड गेट द आंसर। जल्दी से निकालो आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर, ये कितना था ऑप्शन भाई इसका, सी है ना। चलो 51। बहुत बढ़िया यार। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया, देखो ये हो जाएगा 6, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया 3, अपर स्पेसिफिक लिमिट दैट इज 107 माइनस लोअर स्पेसिफिक लिमिट कितना हो जाएगा 93। सॉल्व कर लो, आंसर है कितना है भाई, 1.285। it is 1.2857 which is option C। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन। अपर स्पेसिफिक लिमिट क्या हो जाएगा यहां पे, ये सब कराया गया है क्लास में, 107, लोअर स्पेसिफिक लिमिट कितना हो जाएगा, इट इज 93। समझ गया ना कैसे आ रहा, 107 100 प्लस 7 और लोअर स्पेसिफिक लिमिट 100 माइनस 7। So 51, the answer is option C। 52, need the answer for option number, question number 52। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो फार्मूला ही है। याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें क्या लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में n-1, ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं है। और यहां पर क्या था, xi माइनस एक्स, मैं गणित भी पढ़े होगे तो भी इसका आंसर सही बता ले जाओगे, बस ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में n-1 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका कितना भाई, ऑप्शन ए सही है। और काफी लोग सही आंसर भी दे रहे हैं इसका, बिल्कुल 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 भाई। 51 का सी, ठीक है 51 का सी दे रहे हैं, ठीक है 52 ए, कोई गलत आंसर तो नहीं है। सभी गलत है, अरे भाई साहब कैसी बतिया रहे हो यार, ये प्रदीप मौर्य कैसे सभी गलत है। भाई यहां पे चाहे एक्स बार माइनस एक्स आई लिखो, चाहे एक्स आई माइनस एक्स बार लिखो, स्क्वायर है तो दोनों प्लस ही कर देगा ना, इट डजंट मैटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 53, दो आप लोअर कैपेबिलिटी इंडेक्स और अपर कैपेबिलिटी इंडेक्स नहीं जानते हैं, दो जो सीपीके का जो वैल्यू होता है सीपीके दैट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, है ना, बोल देते हैं अपर कैपेबिलिटी इंडेक्स, है ना, अपर कैपेबिलिटी लिमिट और लोअर कैपेबिलिटी लिमिट, इसी को बोलते हैं अपर कैपेबिलिटी इंडेक्स और लोअर कैपेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, बताओ उसमें अपर कैपेबिलिटी लिमिट का वैल्यू क्या होगा, उस हिसाब से सोच के बताओ आंसर फॉर 53।
ये कौन है? हर्षदीप गुप्ता, आपने क्या लिखा हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया है। दो हमारे टॉपिक में मतलब यहाँ गणित तो चल नहीं रहा है, यहाँ इस टॉपिक में आप हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कंक्रीट में भी बात करते हैं, जो सिविल में भी पढ़ते हो तो उसमें भी हम लोग क्या लेते हैं, n-1 ही लेते हैं ना। तो यहाँ फार्मूले में बिल्कुल याद रखिएगा n-1 ही, ठीक है। अरे यार क्वेश्चन नंबर 49 यार, मतलब क्या है क्वेश्चन नंबर 49 में भाई, क्या गड़बड़ था 49 में? 49 तो ठीक है ना, फार्मूला ही तो है यार, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर 53 का? 53 का आंसर फटाक से बताओ यार, 53 का आंसर ऑप्शन बी। क्या दे रहे 53 का आंसर? सी 53 53 53 देखो क्या हो जाता है हमारे पास, अपर में हम लोग क्या लिखते हैं, अपर स्पेसिफिक लिमिट माइनस म्यू डिवाइड बाई 3 सिग्मा। अच्छा हमसे लोअर कैपेबिलिटी इंडेक्स पूछा है ना, तो और यहां क्या हो जाएगा, म्यू माइनस लोअर स्पेसिफिक लिमिट डिवाइड बाई 3 सिग्मा। तो म्यू माइनस लोअर स्पेसिफिक लिमिट, म्यू माइनस लोअर स्पेसिफिक लिमिट डिवाइड बाई 3 सिग्मा, म्यू माइनस लोअर स्पेसिफिक लिमिट डिवाइड बाई 3 सिग्मा, दैट विल बी लोअर कैपेबिलिटी इंडेक्स विच इज ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। क्लियर है? $54 द 6 सिग्मा गिव द प्रेसिशन ऑफ, तो 6 सिग्मा का अगर हम लोग प्रेसिशन की बात करते हैं तो 6 सिग्मा का जो प्रेसिशन है वो कितना होता है, इट इज 99.997। ये डेटा बिल्कुल याद रखिएगा, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, 99.997, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिल्कुल डेटा ही याद रखनी है इसका। बहुत बढ़िया यार, काफी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। 53 का आंसर ए कैसे बताया हो यार, 53 का आंसर ए कैसे है यार? नहीं वो गलत है, ठीक है। 6 सिग्मा थोड़ी ना नीचे आता है, 3 आता है ना यार। और 54 का आंसर ए है, इट इज 99.997, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 55, जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। ऑप्शन बी एंड डी आर नॉट सेम मिस्टर अभिनव मिश्रा, डिनोमिनेटर चेक करिए। जी हाँ, अरे वही है, वो 99.5 टाइम्स 9 8 है, उसी को उन्होंने अप्रोक्सीमेट करके लिखा हुआ है, इट इज 99.997 भी लिखा हुआ है, वो ठीक है। वरुण जो बताया है वो बिल्कुल सही है। इसके हिसाब से अगर आप देखो, इसके हिसाब से अगर ऑप्शन लोगे तो आप क्या लोगे इसका, अब 99 97 पॉइंट ये तो ले नहीं सकते हैं, 98 भी नहीं आएगा, 96 भी नहीं आएगा, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या दिया जाएगा, यही है हमारे पास। अब 3-4 प्लेस तक ले लिया उसने है, वरना तो एक्यूरेट आंसर वही है, 99.5 टाइम्स 9 8 है ना। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो एक करेक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द स्टेप्स ऑफ 6 सिग्मा। 6 सिग्मा के स्टेप्स की बात करें हम लोग, क्या होता है भाई, डी मैक याद है, DMIICT, तो क्या हो गया, डिफाइन बिल्कुल सही, मैनेज नहीं होता, क्या होता भाई, मेजर होता है, ये गलत, डिफाइन मेजर, एनालाइज, एनालाइज है नहीं, इंप्रूव भी होता है ना, और ट्रांसफर भी होता है। तो आंसर होना चाहिए 134 134 134 134। सो यहां पर यार थोड़ी सी इस ऑप्शन में हम कर देते हैं इसको 134, ठीक है, ऑप्शन ही चेंज कर देते हैं इसको। है ना, द आंसर शुड बी 134।
सो विच इज ऑप्शन नंबर बी। याद है ना डीमैक, याद है ना? इट इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ट्रांसफर भी तो है यार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है? ठीक है ना? तो 54 का आंसर क्या दिया, 55 का आंसर क्या दिया जाएगा भाई? ऑप्शन बी। चलो आई थिंक क्वेश्चन और भी होगा हमारे पास। हाँ चलो, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। विपुल वर्मा इज माई चाइल्ड इज विजुअल, यस। ट्रांसफर होता है भाई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, याद करिए। सतराज आलम, आप भी धोखे में खा गए। डीमैक में डीमैक सीटी भी आता है, याद करिए, टी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। क्लास तो करो रेगुलर, तब तो पता चलेगा। डीमैक ही नोट में है भाई साहब, अगर मिल गया ना नोट में तो पिटाई ही करूंगा। 6 सिग्मा। आइए डीमैक, आइए ये क्या लिखा है भाई साहब, जरा पढ़िए तो। DMAICT है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टी, 60वां स्टेप लिखा है। रेगुलर क्लास में ही नहीं है तो कहां से पता चलेगा? एनीवे, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द 6 सिग्मा प्रोसेस इन द प्रॉपर ऑर्डर। जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 56। क्या हो जाएगा भाई? देखो पहले डिफाइन, डिफाइन फर्स्ट, ये तो हटा दो। देन मेजर, मेजर का मतलब कहां हो गया? डिफाइन मेजर, 2 के बाद 5, 2 के बाद 5, तो ये भी हटा दो, है ना? डिफाइन मेजर, एनालाइज 3, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन भाई साहब, आरपीएन, अच्छा चीज मिला, आरपीएन, आरपीएन। जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फेल्योर मोड सिवियरिटी, ठीक है। अ फेल्योर मोड हैज सिवियरिटी 9, अकरेंस 2 एंड डिटेक्शन 1, इट्स आरपीएन ए। जल्दी से इसका आंसर बताओ। आरपीएन, क्वेश्चन नंबर 57। गौरव कुमार, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है 3 सिग्मा। बहुत बढ़िया यार, याद है लोगों को आरपीएन? व्हाट इज आरपीएन? ओएसडी है ना, एसओडी ओएसडी जो भी लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? ओ का वैल्यू अकरेंस, अकरेंस है 2, सीवियरिटी 9, डी 1, कितना हो गया? द आंसर इज 18। आरपीएन के बारे में बताया गया था। आरपीएन नंबर याद है ना, रिस्क प्रायोरिटी नंबर कुछ याद है? द करेक्ट आंसर इज 18। द करेक्ट आंसर इज 18।
सब सही दिए हैं। चलो इस पे का क्वेश्चन मैंने और रखा हुआ, हाँ चलो। दो व्हाट इज FMEA, दो पहले जो FM है ना, ECA हमने बताया क्रिटिकल एनालिसिस, अर्लियर इट इज FMEA। पहले इसका नाम था केवल फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, बाद में इसका किया गया है नाम फेल्योर, अर्लियर पहले नाम यही था FMEA, बट अभी नाम क्या यूज होता है, फेल्योर मोड इफेक्ट एंड क्रिटिकल एनालिसिस, राइट। तो फिलहाल हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर बताओ जल्दी से, 58 का आंसर। का आंसर क्या दे रहे, आंसर है इट इज फेल्योर मोड इफेक्ट एंड एनालिसिस। याद करिए हमने बताया होगा फेल्योर मोड है ना, इफेक्ट एंड क्रिटिकल एनालिसिस, है ना। तो पहले जैसा मैंने बताया कि जो पहले नाम था वो यही नाम था FMEA, फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, अब नाम होता है FMECA, ठीक है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर इज ऑप्शन ए 59, क्वेश्चन नंबर 59, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज RPN, RPN इज अ रिस्क पोटेंशियल नंबर, गलत, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज रिस्क प्रायोरिटी नंबर, याद है। बहुत बढ़िया यार। अरे एक और क्वेश्चन होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 6060। क्वेश्चन नंबर 60, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। बहुत बढ़िया अभिषेक आनंद, अगर आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत हुए तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड। फेमिका याद करिए, फेमिका के बारे में बताया गया था। व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60, फेमिका के बारे में हमारे पास होगा आंसर, कहां बताया गया था, मेंटेनेंस में बताया गया होगा, फेमिका, फेमिका। टाइप्स ऑफ फेमिका, आइए देखो क्या क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फेमिका। और हमने एक टर्म लिखवाया था DSP, याद है, देखो DSP फेमिका, डिजाइन सिस्टम एंड प्रोसेस। इट इज डिजाइन सिस्टम एंड प्रोसेस, डिजाइन सिस्टम एंड प्रोसेस, क्वेश्चन चेक करिए, इट इज डिजाइन सिस्टम एंड प्रोसेस। और काफी लोगों ने इसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट दिया है, एंड द करेक्ट आंसर इज डिजाइन सिस्टम एंड प्रोसेस। तो पूछा है नॉट फेमिका, आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है भाई,
और इससे ज्यादा मोटे अक्षरों में होगा आपके लिए हमारे साइड से यार, है ना। ऑल द बेस्ट। दो यार, हमने मतलब जिन टॉपिक को हमने कवर किया है, हमने उसमें कोशिश किया है यार आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट देने का। मतलब हम कोशिश आपके लिए पूरा यही किए हैं यार कि मतलब अपने लेवल पे जो सबसे बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो हमने आपको देने की कोशिश किया हुआ है। दो यार, आपको नाम पता ही है क्या है बेसिकली, है ना। और अगर हम एक बात करते हैं कि यार देखो, एक पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि मतलब हमने अपने लेवल पे देखो जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो कोशिश किया है। अच्छा, एक आपके लिए कि अगर आपको अब मुझसे अगर कोई कांटेक्ट करना है तो उसके लिए आपको मैंने शायद एक दिन क्लास में टेलीग्राम बताया है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम होगा, है ना। @सागर सोनकर के नाम से सर्च करिएगा तो मिल जाऊंगा मैं, ठीक है। मेरा फोटो लगा होगा उसमें। सो वी कैन इफ यू वांट टू आस्क मी पर्सनली एनीथिंग regarding the subject, regarding anything, so we can connect with this सागर सोनकर @ है ना। और मैं कोशिश करता हूं यार कि आपका सिलेक्शन हो और आप हमें मिठाई भी खिलाइए हमारे साइड से यार, आपके लिए ऑल द बेस्ट। और हमने यार देखो अपने हिसाब से जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो हमने आपको कोशिश की है देने के लिए यार। जो एक पॉइंट हम आपको बताते हैं कि वैसे बेसिकली यार आई हैव डन माई, दो बेसिकली मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ एंड आई एम डन माई मास्टर्स फ्रॉम IIT मुंबई इन मैकेनिकल डिजाइन स्पेशलाइजेशन। सो मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल का है। In the MIDISI, I used to teach this subject also for the engineering services. I used to teach mathematics and I used to teach theory of machine also. So ये सब हमारे पास सब्जेक्ट है यार। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं बहुत दिनों के बाद अब फ्री होने वाला हूँ यार, और मुझे जाना है कुंभ, है ना। तो बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था। और अब देखो हमने अपने, अच्छा एक और बात है कि अगर मुझे कभी भी लगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में, मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर मुझे लगा कहीं पर भी, दो कुछ लोग पूछ रहे हैं ISO स्टैंडर्ड, मुझे कहीं नहीं समझ में आया कि ISO स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, और लगेगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। अभी मेरी हो सकता है कि अभी मैं एक दिन प्लान और भी करूंगा क्लास में आने का, बट आई एम नॉट गोइंग टू कमिटमेंट, बट लेकिन कोशिश जरूर होगा उसकी, ठीक है। तो बाकी अगर मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट में ड्यूरिंग अभी मेरे पास टाइम है, तो अगर मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट में कोई और भी कंटेंट आपको देना होगा तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। सो आप उसकी टेंशन न लें, ठीक है। तो चलिए यार, मैंने बाकी यार मेरे साइड से आपके लिए ऑल द बेस्ट। सो इफ यू वांट टू talk to me, if you want to ask anything you can ask through this telegram channel यार। so all the best from my side and I hope कि आप हमारी क्लास बहुत enjoy किए होंगे यार। thank you very much guys and उम्मीद करते हैं कि you will get the selection और आप मेहनत करिए, जी जान लगाइए। देखो एक बताते हैं, अब जैसे देखो क्लास का शेड्यूल थोड़ा सा टाइम टेबल बढ़ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लास का टाइम टेबल थोड़ा बढ़ गया है, ड्यूरेशन बढ़ गई है। मतलब देखो जो लोग वर्किंग है अब उनको मैनेज करना है भाई, आप वर्किंग ऑलरेडी हो तो आपको उसके साथ मैनेज करना है। और जो लोग को जॉब नहीं कर रहे हैं तो जान ही झोंक दो एकदम। 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को है, तुरंत क्लास का जो पढ़े सुबह वाला तुरंत उसको दोपहर में रिवाइज कर लीजिए, जो शाम को पढ़े उसको तुरंत रात में रिवाइज करिए, बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस रहो। और अभी मेरा सजेशन होगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करो और ट्रस्ट ऑन द मेडी, जैसे जैसे करा रही हो वैसे जैसे कर रहा हो वैसे वैसे करते हुए चलो, डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट। एंड माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू गाइज एंड ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।